हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल जंक्शन के एक और नए ब्लॉग में। तो हम कल से स्टार्ट किया है हमने सॉलिड स्टेट, तो आज उसका सेकंड लेक्चर डाल रहे हैं हम आरबीएससी बोर्ड की। जो केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट था उसका सेकंड लेक्चर 3 नंबर का चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ढंग से पढ़ना है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, हर बच्चे की समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा, ठीक है। और बेसिक्स के आज अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर भी वैसे बेसिक रहेगा, थर्ड लेक्चर से बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो हमने कल पढ़ा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, जिसमें हमने पढ़ा कि शीशे को अतिशीतल द्रव्य क्यों कहा जाता है और इनके बीच में डिफरेंस पढ़ा है, उनके गलनांक क्वथनांक को लेकर उनके गलनांक का जो ग्राफ बन रहा था वो पढ़ा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं इनमें वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोसों का, क्योंकि हम क्रिस्टलीय ठोसों को ही पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों को ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो क्रिस्टलीय ठोसों को मेनली 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 4 में बांटा गया है। पहला है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। दूसरा आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और चौथा सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस को हम डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सॉरी, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में हम नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे आयन का नाम है इसमें आ रहा है, तो मतलब आयनों से मिलकर जो ठोस बनता है उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आयन्स, आयन वाले अणु कौन से होते हैं? लाइक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, ठीक है, MgCl2 और MgO। 3 एग्जांपल अपने आरबीएससी बोर्ड की स्टैंडर्ड बुक में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आयन से परस्पर जुड़े रहते हैं, ये आयन्स परस्पर जुड़े रहते हैं, आयन परस्पर जुड़े रहते हैं। ये आयन्स परस्पर जुड़े रहते हैं, जैसे NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल परस्पर जुड़े रहते हैं तो वो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बन जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ मुख्य गुणधर्म पढ़ते हैं। तो मुख्य गुणधर्म, पहला गुणधर्म है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि आयनिक ठोस क्रिस्टलीय ठोस, मतलब अपने जो नमक होता है वो NaCl ही तो होता है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है वो। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो सॉलिड अवस्था में होता है, मान लो कि ये सॉलिड अवस्था में NaCl है, ठीक है ना, ठोस NaCl है, ठोस NaCl है, तो ये विद्युत संचरण, विद्युत का कुचालक होगा, संचरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ठोस अवस्था में होंगी तो जो इसमें इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मुक्त आयन्स होंगे Na प्लस और Cl माइनस, इसमें Na पे प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, तो ये जो मुक्त आयन्स होंगे वो गति नहीं कर पाएंगे। तो गति नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? गति नहीं कर पाएंगे तो आयन्स गति नहीं करेंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा, तो ये कुचालक हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड में। लेकिन जब हम इसको, इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ये NaCl का सॉल्यूशन लेंगे हम, जब इसको लिक्विड अवस्था में लेंगे, NaCl इन सॉल्यूशन, ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं। NaCl ही ले रहा हूँ वैसे सारे, MgCl2 और MgO भी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ही है, लेकिन हम NaCl का एग्जांपल लेकर चलते हैं क्योंकि वो अपने सामान्य जीवन में काम आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे, तो इसमें बनाओ एनोड, ठीक है, ये बन जाएगा एनोड और ये बन जाएगा कैथोड। इसको बोलेंगे एनोड, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई होगा इसे, और इसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। तो हम जब इसके बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई और यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ठोस अवस्था में तो विद्युत का सुचालक नहीं था, एक कुचालक था, लेकिन जैसे हमको हमने इसको सॉल्यूशन में लिया और ये लिक्विड अवस्था में आया, जैसे ही लिक्विड अवस्था में आया ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन ना, जो ये विलियन है, ये एक तार की तरह बाती कार्य करेगा और करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये इसका मुख्य प्रॉपर्टीज़ में आ गई, ठीक है। अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के 3 पार्ट होंगे, तो हम यहाँ पे पूरा आणविक क्रिस्टलीय ठोस ही डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग बना लो आणविक क्रिस्टलीय ठोस। नोट्स वगैरह में हमारी टीम पूरी कंप्लीट बना रही है, तो मैं आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की बढ़िया से नोट्स बनवा के PDF डाल दूंगा अभी 2-3 दिन में, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा और यहाँ पे ले लेंगे तीसरा, तो ठीक है। दूसरा होगा ध्रुवीय, पोलर। ध्रुवीय आप जानते होंगे 11th में पढ़ा होगा। ध्रुवीय की पूरी डेफिनेशन आपको मैं बता दूंगा। आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। मैंने लिखा नहीं, वो हर जगह लिख रहा हूँ तो समझ गए होंगे आप। तो हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टलीय ठोस, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टलीय ठोस का आपने कभी पढ़ा होगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एक बर्फ। ठीक है, बर्फ। बर्फ मतलब आइस जो लिक्विड से बनी होती है। तो ये H2O होती है एक तरीके से, H2O का जमा हुआ फॉर्म होता है। तो अब आपको पता है कि H2O की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है और इस टाइप से। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बन बन मिलकर जब इनके बीच में बढ़िया बॉन्ड बन जाता है, बहुत अच्छी तरीके का बॉन्ड बन जाता है, तो ये बर्फ का रूप ले लेते हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई चीज़ होती है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनती है और निम्न ताप पर बनती है। कमज़ोर बॉन्ड होता है, उच्च ताप ये सहन नहीं कर सकता। मान लो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी ये सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तो बर्फ़ का 0 डिग्री पे बनने का यही रीज़न है कि बर्फ़ बनती है। तो बर्फ़ में क्या होता है, H2O के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कम टेम्परेचर पर बनता है, इसीलिए बर्फ़ कम टेम्परेचर पर जमती है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में कुछ इस टाइप से, और ये एक पिंजरेनुमा संरचना बनती है जिसको बर्फ़ कहते हैं। अब जैसे आप तापमान थोड़ा सा बढ़ाओगे, तापमान को इंक्रीज करोगे, ये टूट जाएंगे और ये खुल जाएगा और वापस द्रव बन जाएगा। लेकिन टेम्परेचर जैसे आप कम करोगे, ये वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और ये बर्फ़ का रूप ले लेगी। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो ध्रुवीय के नाम से आप समझ गए होंगे कि पोलर होगा। पोलर क्या होता है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, पोलर क्या होता है, वैसे ध्रुवीय आपने समझ जाना होगा कि किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में अगर अंतर हो जाए। HCl एग्जाम्पल लेते हैं। HCl की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से लेते हैं। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव मतलब आंशिक धनावेश आएगा और इस पर डेल्टा नेगेटिव मतलब आंशिक ऋणावेश आएगा। तो आंशिक ऋणावेश आएगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो ये बंध में क्या आएगा, पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवीयता आ जाएगी इसमें बंध में, ध्रुवीयता। तो अब होगा क्या, जैसे हम एक सॉल्यूशन में HCl के बहुत सारे अणु लेते हैं। ठीक है, HCl जहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, HCl डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा। किसके कारण, आवेशों के अलग अलग आवेशों के कारण। आपको पता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव को आकर्षित करेगा और ये एक बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बन जाने के कारण एक ठोस प्राप्त होगा। तो ठोस क्या होगा, वो ठोस होगा, वो होता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है ठोस SO2। SO2 गैस भी होती है लेकिन SO2 ठोस होगी, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। अब हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो आपको नाम से समझ में आ गया कि अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस मतलब इसमें अध्रुवीय अणु आएंगे। अध्रुवीय अणु का क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं CO2। अब पहली बात ये कि CO2 अध्रुवीय कैसे है, क्योंकि HCl में तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो ये ध्रुवीय अणु हो गया, बॉन्ड ध्रुवीय हो गया इसलिए। लेकिन CO2 अध्रुवीय कैसे है, CO2 अध्रुवीय इसलिए क्योंकि CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। अब चूँकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से तो कम है, इसलिए कार्बन पर तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कुछ इस टाइप से भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और जो पोलराइजेशन आएगा, ठीक है ना, वो कंप्लीट पोलराइजेशन ओवरऑल इस अणु का देखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इसलिए ये अध्रुवीय अणु है। ठीक है, लेकिन देखो होगा क्या एक्चुअल में, होगा जब ऐसे ये होगा, तो मान लो कि ऐसे हो कि ये इधर बॉन्ड आए, ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
और ये सब माना गया है, और इसमें आंशिक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक और ले लेते हैं अपन CO, तो होगा क्या, ये फिर से इधर आएगा। ऐसे बहुत सारे अणु होंगे, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आपको दिख रहा होगा। तो ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में, ये वैसे पोलर ध्रुवीय अणु है नहीं, लेकिन ये ध्रुवीय होगा किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कुछ समय के लिए अनुनाद के कारण होगा, ज़्यादा देर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके ये स्ट्रक्चर बनाएगी, दोनों स्ट्रक्चर मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाएगी। ये दोनों में साम्य अवस्था में रहता है, ये स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों के कारण बनती है, इन दोनों के कारण, ठीक है। ये दोनों साम्य अवस्था में रहती है तो ये बनती है, तो हम इसको ही मानकर चलते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन आपको समझाने के लिए कि ध्रुवीय अणु के बीच में आकर्षण कैसे होगा, तो भी मैंने इसको खोल के बताया, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे कोई नहीं चार्ज आने वाला, ठीक है। तो इस टाइप से इस डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में जो आकर्षण होगा, इसके कारण से एक ठोस प्राप्त होगा, उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल CO2 बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया, हमने आयनिक क्रिस्टलीय ठोस डिस्कस कर लिया, आणविक क्रिस्टलीय ठोस डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नाम से आपके कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होने वाला है। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस मतलब धातु से बना होगा, ये तो आपको पता ही है। धात्विक क्रिस्टलीय तो फेरस से, ठीक है, जिंक से और एल्यूमिनियम से, इस टाइप के धातु मिलकर धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का, इस टाइप के धातु मिलकर धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की, जो हमें एक बार देखनी है, ठीक है। तो पहली बात, तो धातु है तो चमकीले तो होंगे, तो चमकीले होंगे। आपने कभी देखा होगा लोहे काटने वाले दुकान पे, जब लोहे के सरियों को काटा जाता है तो इसका जो ये ऊपर वाला पैनल होता है वो चमकीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये धातु है और धातु का एक गुण होता है वो चमकीले होते हैं। दूसरा गुण होता है, बेसिक गुण देख रहे हैं, दूसरा होता है कठोर। तो कठोर तो धातु होते ही, ये अपने को सबको पता है, हर कोई जानता है इस चीज़ को, कठोर होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आघात वर्तनीयता। 8th स्टैंडर्ड में अपने आता है कि आघात वर्तनीयता क्या होती है, ठीक है। आघात वर्तनीयता, आघात वर्तनीयता, ठीक है, आघात वर्तनीयता, ठीक है। आघात वर्तनीयता क्या होती है, देखो आघात मतलब मारना, किसी चीज़ को आघात करना, कहते हैं आघात किया, उसको घात किया, तो आघात मतलब मारना। तो किसी चीज़ को मार कर, किसी चीज़ को पीट कर उसको एक पतली चादर में, जिस इस पेच की तरह पतले पेच में बदल दिया जाता है या पतली चादर में बदल दिया जाता है, तो उस चीज़ का वह गुण आघात वर्तनीयता कहलाता है। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि कहीं पे हम फूड पैकिंग करवा के लाते हैं, या अपन घर से भी कहीं पे किसी के लिए फूड पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम की पन्नी में पैक करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो आघात वर्तनीयता गुण है वो बहुत ही उच्च है, और वो कमर्शियली मतलब हमारे बाज़ार के लिए सस्ता भी पड़ता है, अपने बाज़ार वालों के लिए, इसलिए उसको बाज़ार में उतारा जाता है कि आघात वर्तनीयता। अभी लोहे को भी आघात वर्तनीयता गुण होता है, लेकिन लोहा बहुत महंगा पड़ता है और उसका एल्यूमिनियम जितना आघात वर्तनीयता गुण नहीं होता, इसलिए एल्यूमिनियम की पन्नी में खाना पैक किया जाता है, क्योंकि उसका एक तो वो बहुत पतला बन जाता है और उसका आघात वर्तनीयता गुण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आघात वर्तनीयता यही हो गई। चौथा हम डिस्कस करेंगे इसका गुण, चौथा गुण उसका तन्यता। तन्यता का मतलब आप समझ गए होगा कि किसी धातु को खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सके, यही गुण उसका तन्यता होता है। तो धात्विक इसलिए ठोस होगा, यह गुण भी होता है तन्यता। पांचवा गुण होता है इसका सुचालक, विद्युत सुचालक, ठीक है। विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के, यहाँ पे विद्युत लिख दो आगे, विद्युत सुचालक। और छठवा होता है ताप सुचालक, ताप सुचालक, ठीक है। अब विद्युत सुचालक का एक ऑर्डर होता है, विद्युत सुचालक में अर्जेंटम मतलब चांदी, चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक होती है, बाद में कॉपर होता है, बाद में एल्यूमिनियम होता है। और इसमें ताप सुचालक में भी चांदी ही सबसे आगे होती है और फिर कॉपर होता है। अब आप कहोगे कि अगर विद्युत सुचालक में चांदी सबसे बढ़िया होती है, तो फिर हम एल्यूमिनियम वगैरह के वायर्स क्यों काम में लेते हैं अपनी घर वाली फिटिंग में, या और जो अपने वायर्स आते हैं आग पावर हाउस से उनसे। तो उसका एक कारण है कि भाई चांदी के अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, चांदी बहुत महंगी पड़ जाती है। अगर उसके, हाँ चलो उसमें विद्युत सुचालकता ज़्यादा होती है, उसमें विद्युत का संचरण अच्छी तरीके से होता है, नुकसान कम होता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। लेकिन आपने कहीं पे गौर किया हो, अगर देखा हो कभी, कि जो आजकल सोलर पैनल लगते हैं, जो सौर पैनल लगते हैं, उसमें आप देखना, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पैनल में जो एक डब्बे बने होते हैं, छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली होता है वायर लगे होते हैं,
जो यहाँ पे जो ये वायरिंग होती है छोटी छोटी, इनमें पावर जनरेट होता है, तो पावर बहुत ही कम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डब्बे होते हैं, तो सारों में पावर जनरेट होता है, तो वो पावर एक 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 जगह इकट्ठा होता है आके, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे जो तार लगे होते हैं ना, ये छोटे छोटे वायर, वो चांदी के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे और किसी मेटल के तार लगाओगे तो वो बहुत ही कम मात्रा में जो बिजली जनरेट होगी, जो पावर जनरेट होगा, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इस मेन जगह तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे चांदी का वायरिंग की जाती है, इसलिए तो ये सोलर पैनल महंगे पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेन रीज़न यही है कि इसमें चांदी के पैनल्स क्यों लिए जाते हैं। कहीं कहीं महंगी जगह पे आप देखना चांदी लगाई हुई होती है। ट्रांसफॉर्मर्स देखना, वहाँ पे कॉपर के तार यूज ले जाते हैं एल्यूमिनियम की बजाय कॉपर को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स में बिजली को अच्छी तरीके से संचरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए वहाँ पे कॉपर को यूज किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ देखना, कॉपर ताप सुचालक बहुत बढ़िया तरीके से होता है। इसका एक एग्जांपल और देखना अपने दैनिक जीवन में। कॉपर ताप का सुचालक होता है इसीलिए जो अपने रसोई घर में जो बर्तन बने होते हैं आजकल, पहले तो नहीं आते थे, लेकिन आजकल देखना आप जो आधुनिक बर्तन आते हैं उसमें क्या होता है, जो ये नीचे का ये तल्ला होता है ना, नीचे का तलवा, ये कॉपर का बना हुआ होता है, ताकि जब जब नीचे से आँच लगे, नीचे से नीचे से आँच लगे, तो जो भी इसमें हो उसमें ताप जल्दी से जल्दी संचरण हो सके और बहुत ही तेज़ गति से संचरित हो सके। तो इसलिए यहाँ पे कॉपर का लगा हुआ होता है। आप देखना कभी आपको मौका मिले किचन में जाने का, रसोई घर में, तो यहाँ पे कॉपर का बना हुआ तलवा होता है। आजकल आने लग गया है मार्केट में, जो थोड़े महंगे बर्तन आते हैं उसमें कॉपर का लगा होता है। वो इसीलिए आता है ताकि कम से कम तापमान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पन्न किया जा सके, ठीक है, जो अपन चाह रहे हैं। और इसका लास्ट गुण हम पढ़ेंगे वो है सोनरस, ठीक है। सोनरस का मतलब क्या होता है कि जो धातु होते हैं, धात्विक क्रिस्टल ठोस होते हैं, उनको जब हम मारते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए अपने जो स्कूल्स में वगैरह में जो घंटी लगी हुई होती है, जो बेल लगी हुई होती है, उसके जब हम मारते हैं हथौड़े से तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। उसका एक रीज़न ये है कि जब जब उसको हम मारते हैं, ठीक है, उसको मारते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, तो हवा के जो आसपास में हवा के कण होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेशन के कारण एक ध्वनि प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ध्वनि प्रोड्यूस वो आगे की क्लासों में, स्टैंडर्ड में अपन पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, लेकिन अभी इतना समझ लो कि उसको जब हम मारते हैं तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन के जो हवा के कण आसपास के होते हैं वो भी अपने स्थान से मूव करते हैं और वो ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। वही रीज़न है इसका सोनरस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपने को पता है, जो फोर्थ नंबर का आएगा अपने, वो क्या है, फोर्थ है वो है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। आई होप कि आपको कैमरे में दिख रहा हो, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस अब दिख रहा होगा। तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड समझो आप। पहला टॉपिक अपने आएगा यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड। अपने 11th क्लास में वैसे पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिकवरी करा देता हूँ उसके। सहसंयोजक बॉन्ड मतलब बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध तब बनता है जब दो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम होता है। जैसे दो परमाणु लिए हमने, दो परमाणु लिए, मान लो कुछ भी दो परमाणु है ये, इनकी विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर है, ठीक है, बहुत ही कम अंतर है। तो बहुत कम अंतर होगा, तो बहुत कम अंतर होने के बाद में इनमें जो आकर्षण हो गया उससे जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। और अगर विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आकर्षण होगा, तो दो आयनों के बीच में आकर्षण हो रहा है एक तरीके से, तो आयनिक बंध बनेगा। लेकिन अगर विद्युत ऋणता में अंतर कम है तो सहसंयोजक बंध बनेगा, और आयनिक बंध हमेशा सहसंयोजक बंध से स्ट्रॉन्ग होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो सहसंयोजक बॉन्ड आपकी समझ में आ गया कि विद्युत ऋणता में कम अंतर होता है तो सहसंयोजक बंध बनते हैं। अब सहसंयोजक बंध के अपन एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सहसंयोजक बंध का एग्जाम्पल है हीरा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हीरा है। हीरे की स्ट्रक्चर क्या होती है, सहसंयोजक बंध होता है, कार्बन चतुष्फलकी होता है, तो इसमें 4 ऑक्सीजन इससे जुड़े होंगे, और इस टाइप से एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, जो हीरा सबसे कठोरतम धातु वो होता है, ठोस होता है, दुनिया का सबसे कठोरतम ठोस होता है हीरा। तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है आपको पता हो तो, कार्बन का प्ररूप है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक बहुत ही बढ़िया स्नेहक है। स्नेहक का मतलब ग्रीस अपने आम भाषा में कहे तो ऑयल। ग्रीस जानते हो आप, पुर्जों में ऑयल लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे बहुत ही बड़ी मशीनरीज होती है, उनमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो अपना जो नॉर्मल ग्रीस होता है वो वहाँ पे पिघल जाता है और वो पुर्जे घिसने लग जाते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है वो वहाँ पे यूज किया जाता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है एज ए ग्रीस, ठीक है।
वहाँ पे ग्रीस के तौर पर ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट वो बहुत अधिक तापमान पर भी पिघलता नहीं है और बहुत बढ़िया स्नेक के तौर पे काम करता है। ये आपके पी ब्लॉग में आएगा, इस चैप्टर में नहीं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया कि सबसे बढ़िया ग्रेफाइट है ना, वो काम करता है स्नेक के तौर पर। इसमें तीसरा एग्जाम्पल्स जो आएगा वो आएगा सिलिका। सिलिका आपने देखी होगी, SiO2। सिलिका भी चतुस्संयोजक स्लेटों में आई जाती है, एग्जाम्पल्स इसका इसमें ही आता है, ठीक है। तो आज हमने बेसिक सॉलिड स्टेट का कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए, मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और मेरी टीम कंप्लीट नोट्स बना रही है आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से, उनकी PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको बुरा भी लगे तो अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको सुधार सकें। थैंक यू।